में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे डिफेंस से जुड़ी। हाल ही ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा और भारत की सेना का शौर्य भी आपने देखा जब भी अवसर पड़ा है। लेकिन अब सेना को लगता है कि समय के साथ तकनीक बदलनी चाहिए। हालांकि हमेशा रहे, जैसे जैसे समय, जैसे वेपन्स आए, जैसे टेक्नोलॉजी रही, भारत की सेना भी उसी तरह से रही। लेकिन आज की आवश्यकता और बढ़ गई है। तकनीक का युग है। आपने देखा कि क्रॉस द बॉर्डर कोई भी सेना नहीं गई, ना पाकिस्तान इधर आया ना हम लोग उधर गए, लेकिन हम हमारे तरह से ही हमने टारगेट्स को ध्वस्त किया। जो ऑपरेशन सिंदूर जिस बात को लेकर के अंजाम दिया गया था, तो ये टेक्नोलॉजी का जमाना है और हमें लगता है कि दुनिया में जिस तरह की तकनीक है वो भारत की सेना के पास में होना चाहिए। मेक इन इंडिया काम कर रही है। अभी जगह जगह एक्सपो लगाए जा रहे हैं। अभी अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, दो जगह डिफेंस कॉरिडोर है। राजस्थान का भी एक प्रस्ताव है। अगर ये कॉरिडोर बनता है तो राजस्थान या उत्तर भारत के लिए, या कहूं कि बॉर्डर एरिया के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो आज हमारे साथ डिफेंस के ऑफिसर्स हैं जो रिटायर्ड हैं। उन लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की तकनीकी की बात कर रहे हैं। आज की जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास में, वो कितनी कारगर है। दुनिया में हम क्या पिछड़ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, या सबके समकक्ष हैं, लेकिन हमें और मजबूत करने की आवश्यकता है। कॉरिडोर्स का महत्व क्या है, तमाम चीजों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हिमांशु सिंह जी हैं, पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल और एयर कमांडर चंद्रमौली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूर्व ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मैम, आपके पास में आना चाहूंगा। मैं आज से जिस तरह की चीजें आ रही हैं, सीडीएस ने भी कहा कि आज की लड़ाई कल के वेपन से नहीं लड़ी जा सकती, यानी कि टेक्नोलॉजी में बदलाव की आवश्यकता है, जो मैं समझ पा रहा हूं। आप कितना आवश्यकता महसूस करती हैं भारत के लिए, और किस परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाए? योगेंद्र जी, ये जो बयान है ये हमारी रणनीतिक सच्चाई को उजागर करता है। देखिए, युद्ध का स्वरूप समय के साथ बदल रहा है। और हम अगर देखें तो पहले जो भारत ने युद्ध लड़े थे, जो अपने बॉर्डर्स पे हुए थे, चाहे चाइना के साथ था, चाहे पाकिस्तान के साथ था, वो बड़े परंपरागत तरीके से लड़े गए थे। लेकिन अगर हम अब इस बार ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखें तो हम देख लेंगे कि बहुत कम ऐसा हुआ कि जब कोई बॉर्डर क्रॉस करके गया है, हमने अपने घर में बैठ के ये लड़ाई लड़ी थी। और ये तब संभव हो पाया जब हम तकनीकी रूप से बहुत ही उच्चतम अपने हथियारों को एक स्तर पर लेके आ पाए। अब जो युद्ध है बंदूक और टैंकों तक सीमित नहीं है। अब देखिए, एआई जो है बहुत बड़े तरीके से अमेलगमेट हो गई है। सुरक्षा जो है वो सूचना से जुड़ी हुई है, और एआई के साथ में आप सैटेलाइट और मनोविज्ञान को अगर आप देखें तो ये चीजें अब युद्ध के लिए जुड़ गई हैं। आप देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो पाकिस्तान की तरफ से डीजीआईएसपीआर कितना एक्टिव था फेक न्यूज फैलाने में। और जो हमारे जो ब्रह्मोस थे, उन्होंने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया था। जो उनके लॉन्चिंग सिस्टम्स थे, सिर्फ हमारी मिसाइलें गई थी। और अगर आप इसको छोड़ भी दें तो पुलवामा अटैक से पहले एक बार आपको याद है तो मुंबई में ब्लैकआउट हुआ था जी। और ये दिखाता है कि आप किस तरीके से, और इसका जो एक ब्लेम था वो चाइना पे आया था। और ये दिखा रहा था कि आप चाइना में बैठ के किस तरीके से दूसरे देश के अंदर हर चीज को पंगु कर सकते हैं, क्योंकि अगर लाइट नहीं है तो आपका सारा पानी, रेल, बाकी सारी व्यवस्थाएं बाधित हो जाती हैं। तो समय के साथ बदलना हमारी जरूरत है, और इस क्षेत्र में भारत बहुत काम कर रहा है। और आगे भी, अभी देखिए ब्रह्मोस तो हम अब लखनऊ के पास बना ही रहे हैं, और आगे भी अभी जो डिफेंस एक्सपोज चल रहे हैं उसमें बहुत तरह के लाइट एंड मीडियम डिफेंस एयरक्राफ्ट हैं, उनका बहुत अच्छा अभी डिस्प्ले हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हम अपने रास्ते पर सही चले हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत एडवांसमेंट की हमें जरूरत है। ओवर टू यू। जी बिल्कुल, समय के साथ में तकनीक में बदलाव, मैं खामी नहीं कहूंगा, इसे बदलाव की आवश्यकता है। चले, हमारे साथ एयर कमांडर चंद्रमौली जी जुड़े हुए हैं। साथ सीडीएस के बयान और कई जगह पे डिफेंस एक्सपो चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि अब हमारे यहाँ से हम वेपन्स तैयार कर सकते हैं, किए जा रहे हैं। पब्लिक
पार्टनरशिप के साथ में, प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ में मिलकर के, ताकि हमें जो बाहर ड्यूटी भी देनी पड़ती है और हमें बाहर जाना होता है उसकी आवश्यकता नहीं होती, हमारे पास में टेक्नोलॉजी होगी। तो तकनीक का समायोजन या समावेश किया जा रहा है डिफेंस के साथ में। पहले कुछ खामी रही है या फिर समय के साथ बदलाव की एक प्रक्रिया है या जरूरत है? देखिए, जय हिंद, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम सर। जो बयान आया है और जो ये मैडम का मैं भी सुन रहा हूँ ज्वाइन करने के बाद में, आप देखो कि जो ऑपरेशन सिंदूर है ये फुल टेक्नोलॉजी वॉरफेयर था, जिसने पूरी वर्ल्ड की आंखें खोल दी कि भारत किस तरह से टेक्नोलॉजी इतना एडवांस करके और इतना बड़ा खेल 3 दिन का खेल सकता है कि जब मारता है तो सटीक मारता है, और उधर वाले हमें मारते हैं तो हम मरता भी नहीं है। क्यों? कि हम डिकॉय लेके पीछे चलते हैं और डिकॉय मरता है तो वो सोचते हैं कि राफेल मर गया है, लेकिन राफेल अब नहीं हुआ है। तो हर जी कंटिन्यू सर, प्लीज कंटिन्यू। बहुत बड़ी एयरफोर्स है चाइना के पास में, लेकिन ये मॉडर्नाइजेशन पीछे 5-6 साल में चाइना ने किया हुआ। जब इनके JF-10 जब बने थे, फिर बाद में इन्हें 17-10 और जो बना रहा है, और अभी जो 5th जनरेशन बना रहा है, देखा इनके पास फौज थी कि इसको करना इनके लिए मुश्किल हो गया था, यूज करना ही। और हमारे को इतना मजा आता है कि फौज से क्या कर लेगा हमारा। तो अब ऐसा है कि जो सीडीएस का जो बयान है, जो ब्रह्मोस जो है, अब इन्होंने जो सटीक वॉर किया हुआ है बिना क्रॉस किए हुए, ये टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया। मानोगे इस बात को, ये हमने पहली बार यूज किया तो नई वेपन हो गई है, हमारी यहाँ के बनी हुई है। राफेल हमारा नया वेपन था, Su-30 पुराने हैं, लेकिन उनके अंदर जो मिसाइल जो टेक्नोलॉजी लगाई है हमने अपग्रेड कर दिया उसको। सिमिलरली जो हमारे रडार हैं उसको नेटवर्क कर लिया हमने। आपको मैं बताऊं कि बहुत पहले सेकंड वर्ल्ड वॉर कमांड एंड कंट्रोल करते थे, कमांडर जो कहे वही करेंगे, कमांड नहीं करेगा। धीरे धीरे कमांड कंट्रोल कंप्यूटर आ गए। 30-40-50 साल में कंप्यूटर की बहुत जरूरी। कंप्यूटर डजंट मीन कि लैपटॉप जिससे मैं बैठा हूँ। कंप्यूटर जो होता है वो वेपन्स के अंदर भयंकर बड़े बड़े कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। तो हो गया। फिर बाद में C फॉर कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि कम्युनिकेशन नहीं होगा तो कैसे कम्युनिकेट करोगे। तो पहले वायरलेस से बात करते थे। आप अगर वो पिक्चर देखोगे बॉर्डर, उसमें होता था हेलो सर ये हो रहा है, पाकिस्तानी आ रहे हैं, वो कर। आजकल सब जैम हो जाता है, ये अक्रॉस सुन लेता है। तो सब डिजिटाइज होना चाहिए। वो इस तरह की आवाज आनी चाहिए कि अगला समझ नहीं पाए चीज को, या आवाज जानी नहीं चाहिए डेटा से। जैसे हमारे 2 Su-30 या 2 राफेल 2 मिराज जाते हैं, आपस में बात नहीं करते हैं, वो डेटा पास करते हैं, वो डेटा उसकी स्क्रीन पर आ जाता है, वो पढ़ लेता है, किसी को पता नहीं चलता कि क्या हुआ है। तो ये C4 हो गया। अभी हाई इंटेलिजेंस हो गया। इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी सटीकता 7 जो तारीख को हुई थी अक्रॉस मारा था हमने इसको ओनली इंटेलिजेंस के लिए कि यहाँ पे इतने टेररिस्ट कैंप है, यहाँ पे इतने लोग रहते हैं वगैरह, इंटेलिजेंस से। तो समय कम, इससे मैं शॉर्टकट जा रहा हूँ। अब क्या हो गया योगेंद्र जी की C5 ISR हो गया। तो C5 उसने घुसा दिया साइबर। चाइना ने एक पुराना सैटेलाइट था, रोग सैटेलाइट था, उसने यहां से सैटेलाइट को मार दिया। सैटेलाइट कोई 1, 2, 4, 6 किलोमीटर भी नहीं होते हैं, 200, 250, 300 किलोमीटर उड़ते हैं। जियो स्टेशन उससे भी 600 किलोमीटर जियो स्टेशन होते हैं। और जो चलने वाले सैटेलाइट होते हैं, जो चक्कर लगा रहे होते हैं, वो 200, 250 इस तरह से हाइट पे होते हैं। उसको उसने मारा और तोड़ा उसको। सो दैट इज अ साइबर। अब इमेजिन कीजिए सैटेलाइट को हमें मार दे तो वो भी साइबर अटैक हो गया। तो भी C5 हो गया साइबर। और लास्ट में ISR। आई तो इंटेलिजेंस है ही था, सर्वेलेंस एंड रिकनेसेंस। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि सर्वेलेंस करने के लिए हमारे जहाज भी जाते हैं, आदमी भी जाते हैं, सर्वे करके फोटो चुपचाप खींच के भेज देते हैं। ये सब एक पार्ट ऑफ हमारा टैक्टिक्स है। तो आपको जो बता रहा था मैं, सीडीएस ने कहा कि हम निकलना पड़ेगा, आगे की लड़ाई आगे के हथियार से करनी पड़ेगी, और उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और हमको ये नए नए हथियार खरीदने पड़ेंगे, महंगे बहुत हैं। इसीलिए आगे जो आप बात करो कि हम हिंदुस्तान में बनाना चाहते हैं ताकि खर्चा कम हो। और जैसे वेपन्स है,
हमने वेपन पहले 303 राइफल फौज को दे रखी, हमारी इतनी बड़ी फौज है, जी उनका नहीं तो हमारी हिंदुस्तान बनी हुई इच्छापुर फैक्ट्री में इंसास राइफल दी, इंसास, लेकिन इंसास राइफल तो रेंज भी बहुत 300 मीटर है। अगर आप टेररिस्ट से भी लड़ाई नहीं कर पाते हो, AK-47 जैसी वेपन यूज कर रहे हैं, तो क्या करोगे? तो कहा नहीं, हमको दूसरा वेपन लेके आओ। हमने अमेरिकन वेपन खरीदे, अमेरिकन वेपन हजारों लाखों की तादाद में हमको गन खरीदनी पड़ती है। तो ये एडवांसमेंट होता रहना, शिप से, सबमरीन से, न्यूक्लियर सबमरीन से, हवाई जहाज है, वेपन से। तो सीडीएस ने सही कहा है कि कल के वेपन से हम आज की लड़ाई नहीं कर सकते, हमको एडवांस वेपन खरीदना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, आवश्यकता भी है। चलिए, पूर्व ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हैं, कई बड़ी महत्वपूर्ण सेवाएं उन्होंने दी हैं डिफेंस में। सर, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि राजस्थान के आर्मी कमांडर हैं, उन्होंने कहा है कि एक डिफेंस कॉरिडोर की आवश्यकता है जो राजस्थान से होना चाहिए, उसका प्रपोजल भी दिया है। क्या अहम रोल है डिफेंस कॉरिडोर का, क्या इसका महत्व होगा? 2 डिफेंस कॉरिडोर हमारे ऑलरेडी हैं, एक तमिलनाडु, दूसरा उत्तर प्रदेश में। अनम्यूट करिए सर, म्यूट है सर, आपके यहां से म्यूट है सर। जी हाँ, ये एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर जी। इट इज ए हब। तो हब में आप ऑल सॉर्ट ऑफ इवन मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिप्लेसमेंट, ये सारी एक्टिविटीज वहां पे होती हैं। रीफिटिंग की, रिफर्बिशिंग, या कोई भी ओवरऑल करना होता है किसी इंजन को, किसी इक्विपमेंट को, तो ये सारी फैसिलिटीज होती है। तो इतने बड़े देश में 2 कॉरिडोर से क्या मतलब? दूसरा, तमिलनाडु का आप समझिए, आज के वॉरफेयर में जैसे रशिया और यूक्रेन का युद्ध देखते हैं अपन, रोज कह रहे हैं 500 ड्रोन भेजे उन्होंने, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर। सिमिलरली आप इजराइल और ईरान के युद्ध में देखा तो इतने सारे आपने, और रूस में करीब 60,000 सेल आर्टिलरी के एक दिन के अंदर फायर किए गए। ना इतने बड़ा असला आपके पास रोज एक्सपेंडिचर होता है वॉर में, बिकॉज वॉर का एट्रिशन आज के जमाने में बहुत ज्यादा इंटेंसिव वॉर होता है। तो इसका आप ये सोचिए कि आप तमिलनाडु से या यूपी से भी कोई रिप्लेसमेंट चले, या आपका यहाँ पे राजस्थान बॉर्डर, क्योंकि सबसे बड़े देश में, स्टेट में राजस्थान की बॉर्डर है, और यहाँ पर मैकेनाइज्ड वॉरफेयर, और क्योंकि पूरा टेरेन खाली है, तो यहाँ पर जो मैकेनाइज्ड वॉरफेयर का की पॉसिबिलिटी है, तो इतनी जल्दी दुश्मन आ सकता है। तो ये आपको जल्दी जल्दी रिप्लेसमेंट चाहिए, जल्दी जल्दी आपको पीछे से रीइंफोर्समेंट चाहिए। यदि ये नजदीक में राजस्थान में ही हो तो बहुत क्विकली हो जाएगा। दूसरा, बीच में जो रास्ते आते हैं, इंटरडिक्शन, जो मतलब आप यूपी से भी या तमिलनाडु से भी चले, कोई इक्विपमेंट ट्रेन से चले या कॉन्वॉय से चले, तो बीच में इंटरफेरेंस का आजकल बियॉन्ड विजुअल डिस्टेंस है, और सैटेलाइट से आपको मिनट टू मिनट की खबर है। तो इसलिए ये सुरक्षित नहीं है। जबकि लोकल लेवल के ऊपर ही आपके पास है, तो आप इन सिटू कॉन्स्टेंटली आप ये रीइंफोर्स कर सकते हो। तो ये एडवांटेज है राजस्थान में डिफेंस कॉम्प्लेक्स बनाने का, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाने का। और दूसरा, जो लोकल लोगों को फायदा होगा, स्टेट को फायदा होगा, वो दूसरी बात है, एम्प्लॉयमेंट होगा वो। ये तो एक स्पिन ऑफ है। जी बिल्कुल। तो आपके हिसाब से मुझे जो लग रहा है कि हम काफी डिले हैं, और 3 नहीं 4-5 कॉरिडोर होने चाहिए, ताकि कभी भी कुछ भी स्थिति बनती है तो बड़े सेफली हम हमारे जो इक्विपमेंट्स हो या फिर असला हो उसे आसानी से पहुंचा सकें और तैयार किए जा सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट होगा उससे, और ये भी एक मकसद है कि उससे इंडस्ट्रीज लग सकती हैं। प्रधानमंत्री का जो एक सोच है कि भारत में ये वेपन्स बनने चाहिए, जिसकी काफी प्रक्रिया भी चल रही है, काम भी चल रहा है, कई बन भी रहे हैं, उसको भी मुझे लगता है कि मजबूती के साथ, लेकिन काफी पैसा होता है। हालांकि प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ में इसे अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि जो डिफेंस एक्सपो है उसमें काफी इस तरह के पार्टनर्स भी आए हुए थे और आए हुए हैं, जिनके साथ चर्चा की जा सकती है। मैं हिमांशु जी आपके पास में आना चाहूंगा।
अभी भगवान सिंह जी ने अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया, तो उस लिहाज से तो लगता है कि अगर हम डिफेंस कॉरिडोर की बात करें तो हम ऑलरेडी डिले हैं इसमें। देखिए, अगर हम सामरिक दृष्टि से देखें और जो हम राजस्थान को आज डिस्कस कर रहे हैं, तो तकरीबन 1070 किलोमीटर से ज्यादा लंबी हमारी सीमा बॉर्डर है, पड़ती है, जिस बॉर्डर पड़ता है, जिसे हमें सुरक्षित करने की आवश्यकता है। और साउथ वेस्टर्न कमांड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था जब ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा है। और अगर हम इस चीज को देखें तो सीमा सुरक्षा की दृष्टिकोण से, देखिए जैसा सर ने कहा कि भारत पाक सीमा से सटा हुआ राज्य होने की वजह से हमें तत्काल आपूर्ति, रखरखाव और रिफिलिंग की आवश्यकता है। दूसरा, हमारे पास एक पोखरन रेंज है जो राजस्थान में है, तो अगर हम वहां पे वेपन डेवलप करके टेस्टिंग करना चाहें तो राजस्थान उसके लिए सबसे उपयुक्त जगह है। आप अगर नीचे डाउन साउथ से भी हथियार लेके आते हो, टेस्टिंग अगर आपने यहाँ पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में करनी है, तो आपका लॉजिस्टिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। और भू आर्थिक स्थिति से देखें तो राजस्थान में कुछ हिस्से बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको हमें डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि वो बॉर्डर से लगे हुए हैं और वहां पे जनसंख्या काफी कम है। तो अगर आपको जमीन भी अगर एक्वायर करनी होती है, तो लोगों को जो आपने रिहेबिलिटेट करना है फ्रॉम प्लेस ए टू बी, उसकी आपको आवश्यकता कम पड़ती है। और राजस्थान में उद्योग और संसाधनों की उपलब्धता बहुत अच्छी है। देखिए, अगर आप राजस्थान की जमीन को देखें तो जब बारिश होती है तो पानी बहुत सारा नीचे नहीं जाता है, क्योंकि खनिज यहाँ की जो जमीन है उसमें बहुत ज्यादा है। और सूर्य ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो अगर आपको किसी भी एक नए एस्टेब्लिशमेंट को लेके आना है तो राजस्थान उसके लिए बहुत अच्छी जगह है। और इसके अलावा देखिए, नीमराना वगैरह में ऑलरेडी जापानीज और कोरियन कंपनीज काम कर रही, भिवाड़ी में भी कंपनीज हैं। तो जब हमारे पास ऑलरेडी वहां पर काफी हद तक इन्वेस्टमेंट विदेशी है, तो और मेक इन इंडिया के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत हम बहुत सारा एक रणनीतिक और विकासशील कदम एज अ डिफेंस कॉरिडोर इन राजस्थान बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अब उसमें हम कहाँ कहाँ देखिए कर सकते हैं, या तो जैसलमेर बाड़मेर के क्षेत्र में करें, या फिर अगर आप उसको देखें तो अजमेर भीलवाड़ा की जो बेल्ट है उसमें भी कर सकते हैं। और जो एनसीआर का हमारा हिस्सा है जो राजस्थान से लगता हुआ है, अगर हम बहुत अंदर भी ना जाना चाहें तो वो भी हमारे लिए बहुत एक उपयुक्त जगह है। तो जगह की कमी नहीं है अभी, लेकिन जरूरत यह है कि सामरिक रचना में हम इसको किस तरीके से देख रहे हैं। और आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, योगेंद्र जी, मुझे लगता है कि हमें बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि अब मल्टी डोमेन वॉरफेयर का टाइम है। अब हम किसी भी तरीके से अगर पीछे छूट जाते हैं तो हमारे लिए दिक्कत का समय होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हम सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। देखिए, उसमें तुर्की भी था, उसमें चाइना भी शामिल था, और परोक्ष रूप से उसमें अमेरिका भी शामिल था। तो इट इज 1:3 और 1:4 का अगर हमारा रेशियो है, तो प्रोएक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर बाइडू सैटेलाइट्स उनको हमसे बेटर पूरा ऑन टाइम लोकेशंस दे रही थी, तो हमको बहुत जरूरत है कि हमारा भी, चाहे साइबर हो, चाहे स्पेस हो, चाहे एआई हो, और चाहे ये रक्षा का जो कॉरिडोर है, इस गलियारे को हम बहुत प्रोएक्टिवली अभी पुश करें। और ये तभी हो सकता है जब इसमें देखिए राजनीतिक विल भी आ जाए, क्योंकि सेना तो वही कर सकती है जो सेना का काम है, और सेना कभी इस चीज में पीछे नहीं हटती है। हमने इतने सारे वॉर देख लिए हैं, सेना मुस्तैद है, लेकिन जो भू अधिग्रहण है वो सरकार की तरफ से होना है, जो एमएसएमई यूनिट्स लगनी है वो सरकार की तरफ से होनी है, एमओयू जो साइन होने हैं वो सरकार की तरफ से होने हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में काफी जरूरत है कि अब इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत प्रोएक्टिव तरीके से आ जाए, होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि यहाँ पे दो बड़ी फायरिंग रेंज हैं, जिसमें एक तो पोखरन है जो परमाणु विस्फोट और परमाणु परीक्षण के लिए भी है, और दूसरी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है हमारे, जो बीकानेर और बिल्कुल जैसलमेर के बीच में, पूरी बीकानेर का हिस्सा है लेकिन जैसलमेर बॉर्डर से लगता हुआ है। 1070 किलोमीटर की हम पूरी एक बॉर्डर रेखा को नापते हैं, बिल्कुल जरूरी है। दूसरा, उसके अलावा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पहले से यूपीए गवर्नमेंट के वक्त से ही ये पहले से तय किया हुआ था। अभी भी हाईवेज का जिस तरह से एक जाल फैला हुआ है, उससे मुझे लगता है कि काफी कारगर साबित हो सकता है। हालांकि डिफेंस के जो एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों का मानना है कि जहां पे कभी भी ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो समय बचेगा आपका। दूसरा, एक सेफली आप, वो भी एक सेफ्टी भी बहुत बड़ी जरूरत होती है ऐसे समय में, वो आपके पास में होगी।
तो मुझे लगता है कि समय की आवश्यकता है, इस पर गौर करना चाहिए। चलिए, समय कम है, लेकिन मैं चंद्रमौली जी और ब्रिगेडियर साहब के पास में एक बार जाना चाहूंगा। चंद्रमौली सर, आपके पास में आना चाहूंगा। कॉरिडोर की अगर हम बात करते हैं तो समय की आवश्यकता है, अभी थोड़ा सा इस पे एक्शन प्लान आना चाहिए। मैं आपको बताऊं, आपको एक अंदर की बात बताता हूं कि 2018 में हमारे जी चीफ, इसका मैं लूंगा नहीं, उन्होंने कहा था कि हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर से नहीं है, लेकिन हमारे जितने भी एयरफोर्स के जो हमारे एसेट्स हैं, जैसे हवाई जहाज है या मिसाइल है, उनका 80% पार्ट्स हैदराबाद और बेंगलोर से आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वहां से आता है, सब कुछ वहां पे बनता है। हमारे नॉर्थ में कहीं नहीं बनता है, एक्सेप्ट वन ऑफ में कुछ बनता है। सब कुछ हैदराबाद और कर्नाटका में, बेंगलोर के अंदर बनता था। तो चीफ ने उस टाइम कितना ऊंचा सोचा था, और मैं चूंकि राजस्थान का था तो मुझे कहा कि हम एक चिट्ठी लिखी है, आप जाइए चीफ मिनिस्टर से मिलिए और उनको कन्विंस कीजिए कि हम एनसीआर से लगा हुआ इलाका जो है, अलवर से लेकर के भिवाड़ी का जो इलाका है, उसके अंदर हम चाहते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट आगे एस्टेब्लिश करे अपनी इंडस्ट्रीज, ताकि बेंगलोर और हैदराबाद से जो चीज आती है उसको ट्रेन में या ट्रक्स में या हवाई जहाज में लानी पड़ती है। हमारे को कई बार छोटी चीज के हवाई जहाज भी जाते हैं, तो उसमें टाइम लगता है, डैमेज होता है, उतारना चढ़ाना और उतारना होता है। तो यही हो जाएगा तो नजदीक रहेगा, और कभी भी हो सकता है, क्योंकि 50% फौज गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और J&K के अंदर है, और बाकी कुछ फौज उस टाइम पे सिर्फ सदर्न कमांड में, कोई हार्डली त्रिवेंद्रम एरिया में कुछ नहीं था, आजकल तो Su-30 वहां चले गए, तो वैसे नहीं था उस टाइम, इंपॉर्टेंस और नॉर्थ में थी। तो जब सारा वजन हमको नॉर्थ के अंदर, तो हम क्यों नहीं बनाएंगे? तो मैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस ओएसडी के पास बैठा, और घंटे 2 घंटे बाद में मुझे उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बुलाया। उनका कब कहाँ क्या, अच्छा देखते हैं, करते हैं, मैं बता रहा हूँ को क्लियर नाम नहीं लेकर के। फिर मुझे इंडस्ट्रियल प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज के पास भेजा हुआ है, उनके बाद चाय वाय पी, अच्छा ये करना वो करना, अच्छा देखेंगे करेंगे, और मैं जाकर के आ गया और 0 = 0 होकर आ गया। मैंने चीफ को बता दिया, सर हमारी राजस्थान इस टाइम इंपॉर्टेंस नहीं जान पा रही चीज को, एंड इट विल नॉट हैपन अनलेस देयर इज अ डेलीगेशन व्हिच कम्स ओवर हियर। फिर बाद में चीफ रिटायर कर गए, और मैं भी बैठा हूँ, मैं प्रत्यक्ष हूँ, मैं खुद चीफ मिनिस्टर ऑफिस में जाकर उस टाइम बैठा हुआ था, और 2-3 घंटे बैठा था, और ओएसडी और उनसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिला हुआ है। अब अगर ये सिंदूर के बाद क्या हुआ है, तो इसकी इंपॉर्टेंस हमें पता ही है, और ये जरूरी है कि हमारे एनसीआर से लगे हुए इलाके के अंदर हमारा इक्विपमेंट बने, और हमारी फौज जो 40 नॉर्थ में है उसको यूज हो जाए। बिल्कुल, आप लोग सही फरमा रहे हैं, क्योंकि आवश्यकता है, और इन लोगों का अपना एक एक्सपीरियंस है। देखिए, सर्विंग अगर आप रहते हैं तो कई चीजें खुल करके नहीं बोल पाते हैं, लेकिन देश हित में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि ऑफिसर्स बाद में अपने बेबाक तरीके से विचार रख सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जो भारत के लिए मुझे लगता है अगर कोई सुनता है तो काफी कारगर साबित हो सकते हैं। मैं भगवान सिंह जी का रुख करना चाहूंगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा महत्व है, आपने इस बात को बताया भी। एक चीज मैं टेक्नोलॉजी को लेकर के आपसे जानना चाहूंगा। आप जब थे, और काफी आपके टाइम पे भी उस समय लड़ाई भी रही, आपने लंबा समय J&K में भी गुजारा अपनी इसका सर्विस का। टेक्नोलॉजी में हम कहाँ स्टैंड करते हैं और आप क्या आवश्यकता महसूस करते हैं? क्योंकि ये जो बयान मैं देख रहा हूँ CDS का, वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है कि आज हमें तकनीक के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, आप सही बोल रहे हैं। ये आजकल जो कैरेक्टर ऑफ वॉर है, नेचर ऑफ वॉर सेम है। आपका वायलेंस होगी, एक दूसरे पर हावी होने के लिए दोनों देश कोशिश करेंगे, लेकिन जो टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो आज तलवार से ड्रोन तक वॉरफेयर की जो कैरेक्टर बदली हुआ है, इससे ये जरूरी है कि हम भी, आप देखा होगा आपने, हमारे डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और CDS ने, हर कोई ये टेक्नोलॉजी पे जोर दे रहा है। अभी CDS ने यही बोला है, और हमारे आर्मी कमांडर यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल जो यहाँ के आर्मी कमांडर हैं साउथ वेस्टर्न कमांड के, उन्होंने भी यही बोला है कि ये हम आज का वॉरफेयर पुराने यानी पास्ट के हथियारों से नहीं, टेक्नोलॉजी से हम जीत सकते हैं। तो हमारे टेक्नोलॉजी के ऊपर, वैसे भी आपने देखा है ऑपरेशन सिंदूर में हमने किस तरह से चाइनीज के इक्विपमेंट को और पाकिस्तान तुर्की के इक्विपमेंट को, जो भी उन्होंने असला भेजा, किस तरह से उसको नाकामयाब किया। जबकि हमारा कम से कम लॉस तो हुआ होगा, लेकिन बहुत कम हुआ है, जबकि पाकिस्तान का तो बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। तो इसलिए जो टेक्नोलॉजिकल हमारा जो बेस है एट द मोमेंट, वो बहुत अच्छा है, लेकिन
बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडिजिनस प्रोडक्शन है वो नहीं हो रही है। ये हम बाहर से स्पेयर पार्ट Import कर लेके रहे हैं। असेंबल करते हैं, तो उससे पार नहीं पड़ेगी। हमको अपना आत्मनिर्भर का मतलब है कि सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, अपने मिसाइल्स, ड्रोन्स, जो भी बियॉन्ड द रेंज वेपन्सरी है, बिल्कुल। ISR, ये सब करना पड़ेगा। जी, मैं माफी चाहूंगा सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, लेकिन समय का थोड़ा अभाव है, तो मैं तमाम अतिथियों को रोकना चाहूंगा। खैर, टेक्नोलॉजी के साथ में अगर आप समय के साथ में, तकनीक के साथ में नहीं चलते हैं तो पिछड़ जाएंगे, क्योंकि आने वाला जो वक्त है और युद्ध की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, लेकिन कोई नहीं चाहता कि युद्ध हो, लेकिन आपको मजबूत रहना होता है, क्योंकि अब तक आप संख्या बल के आधार पे एक दूसरे से तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि उनके पास में इतने सोल्जर्स हैं, लेकिन नहीं, अब युग बदल रहा है। अब जमाना ये देखेगा कि आपके पास में एडवांस टेक्नोलॉजी क्या है, वेपन्स कैसे हैं, वही सबसे आपके लिए कारगर होगी। और समय के साथ में बदलाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जिस दिशा में हम भी आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।